तो कोड लिखने से पहले सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होता है कि हमें एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लें, कि कोड का जो प्रोसेस रहेगा हमारा, जो भी कि किसके बाद क्या चीज़ आएगी वो हमें पता रहे। तो यही अब हम न्यूरल नेट्स का कोड लिखने जा रहे हैं, फ्रॉम द स्क्रैच बनाने जा रहे हैं पाइथन में। तो सबसे पहले एक आर्किटेक्चर इसके लिए ड्रॉ आउट कर लेते हैं। आर्किटेक्चर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको नोटेशंस भी बता दूंगा कि जो जो नोटेशंस हम कोड में यूज़ करने जा रहे हैं और क्या क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो हमारे पास एक Z1 आएगा, यहाँ पे हम डालेंगे W और B, W1 और B1। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद Z2 आएगा, फिर कुछ और वैल्यूज़ या प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो रहेगा रेलू, यहाँ पे रहेगा सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स वगैरह और रेलू की हम बात कर चुके हैं, ये सब क्या रहते हैं, ये थर्ड पार्ट है वीडियो का सीरीज़ में, और सारी क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बैकवर्ड प्रोपोगेशन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है सब हम बात कर चुके हैं। तो इतना जो एरिया है ये हमारा ये है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। और अब आते हैं बैकवर्ड की तरफ, ये हमारा एरर है यानी कि लॉग लॉस जो भी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे DA2 Z2, W2। अब ये W2 कैसे निकलेगा इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हमारा आता है, एक सेकेंड, A1 डॉट हमारा Z2। लेकिन यहाँ पे ये DZ2 और ये DW2 क्या चीज़ है, इसके यही हमारे नोटेशन से जो हमें डिस्कस करने हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिए, थोड़ा हल्के हल्के लेके चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। DA1 और DZ, यहाँ से हमारे पास DW1 आएगा और DB1 आएगा। तो ये हमारा आर्किटेक्चर, उसमें नोटेशंस क्या है। जो DW2 है हमारा, ये हमारा है एरर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू W2। ऐसे ही W1 रहेगा और ऐसे ही हमारा Z1 और Z2 का मतलब। तो ये रहा हमारा आर्किटेक्चर। तो अब आते हैं कोड पे और सीधे डिस्कस करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक स्पाइरल डेटा सेट बना लिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्पाइरल डेटा सेट है। इसका कोड मैंने जीपीटी से लिखवा लिया कि एक नॉइज के साथ एक स्पाइरल डेटा सेट क्रिएट कर दो। इन दी एंड यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन ये येलो, पर्पल और रेड, इन 3 क्लासिफिकेशन में मैंने डिवाइड कर दिया। हमारे एक्स की कुछ ऐसी 2 वैल्यू, 2 फीचर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे ये हमारी क्लासेस है 0 1 और 2 जो रिप्रेजेंट कर रही हैं येलो, ब्लू और रेड लाइन्स और डॉट्स को, यहाँ पे स्पाइरल्स को। तो ये तो हमारा बेसिक है, ये तो डेटा की बात हो कि डेटा क्या है। अब हम आते हैं न्यूरल नेट्स की तरफ। ये जो हमारी क्लास NN है यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स है, सारा काम इसी में हो रखा है। कैसे? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटा को फिट करने से। अब मैं यहाँ से कोड स्निपेट उठाऊंगा और हल्के हल्के पूरा कोड समझाऊंगा और गो थ्रू कराऊंगा। तो सबसे पहले तो एक कोड स्निपेट उठा लेते हैं हम फिट का, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमने डेटा डाला, ठीक है, और फिर लर्निंग रेट है, फिर उसके बाद रेगुलराइजेशन है। रेगुलराइजेशन किस लिए हम बात कर चुके हैं, कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्डा इंटू W1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये जो है ये हमारा रेगुलराइजेशन है। इसी को कहते हैं हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इस बारे में मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में हम बात कर चुके हैं,
वो कई हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट पूरी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे आ सकें। तो उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ नीचे। तो ये हमारे रेगुलराइजेशन पैरामीटर हो गया लैम्डा, और यहाँ पे आइट्रेशंस कि कितने आपको आइट्रेशंस कराने हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये चीज़ आई फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में A1 और A2। ये कैसे निकाली हमने? सबसे पहले तो आपने यहाँ क्या करा, आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो आपने W1 और B1 है और आपने यहाँ पे कुछ X डाले, यानी अपना इनपुट डाला। इनपुट डालने के बाद हल्के हल्के पहुँचेगा, हमारे पास A1 आएगा और हमारे पास A2 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे वैल्यूज आई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के कोड की तरफ। ऊपर मूव करते हैं और ये रहा हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब इसका स्निपेट उठाते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो छोटा सा ही है, यहाँ पे हमने क्या किया, Z1 कैसे लिया, WX प्लस B, सिंपल ये चीज़ हुई है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, W1 B1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये A1 इक्वल टू मैक्सिमम 0 या Z1। हम रेलू फंक्शन की बात कर चुके हैं, रेलू फंक्शन हमारा रहता है मैक्स 0 या जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं, यानी कि Z1। यानी कि अगर मोर देन 0 हुई वैल्यू तो वही वैल्यू रखेंगे, और अगर निगेटिव हुई तो उसे 0 कर देंगे। ये हमारा रेलू फंक्शन रहता है, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो वही रेलू फंक्शन यहाँ पे हमने लगाया है। ये जो पार्ट है ये हमारा रेलू, ये कोड वगैरह साथ में नोट करते चलें, चीज़ें समझते चलें। फिर उसके बाद आता है Z2। Z2 में ऑब्वियस सी बात है कि Z2 में A1 एज ए इनपुट जा रहा है Z2 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी W2 A2 प्लस B2 आ गया Z। अब यहाँ पे लग रहा है सॉफ्ट मैक्स, तो सॉफ्ट मैक्स के लिए क्या होता है, ई Z1 अपॉन ई Z2, Z1 प्लस ई Z2 प्लस ई Z3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे हमने सबका एक्सपोनेंट निकाल लिया। उसके बाद A2 निकालने के लिए जब हम Z2 से A2 निकालेंगे और सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे वहाँ पे, तो हर वैल्यू पे ये चीज़ करेंगे। तो वो कैसे किया, Z2 लिया प्लस, सॉरी यहाँ पे Z2 लिया, फिर इन सब Z2 के सम से डिवाइड कर दिया हर एक एक वैल्यू। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है सॉफ्ट मैक्स आ गया और हमने A1 A2 रिटर्न कर दिया। तो A1 A2 रिटर्न करने के बाद हमारा कहाँ आया, आपने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन लिया, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन से A1 A2 हमारे पास रिटर्न। अब हम निकालेंगे लॉस। अब आगे बात होगी कि कितना कितना हमने गलत प्रेडिक्शन किया है और बाद में उसका करेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने डेटा लॉस लिया और रेगुलर लॉस लिया। ये रेगुलराइजेशन कौन सा है, ये वाला लॉस, और ये डेटा लॉस कॉस्ट फंक्शन वाला, यहाँ पे हम लॉग लॉस यूज कर रहे हैं। उन दोनों को ऐड करके हमने कुछ एरर निकाल लिया। ये आइट्रेशन वगैरह ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या आया है, क्या क्या प्रिंट हुआ है और कैसे लॉस निकला है। तो सबसे पहले तो लॉस ऑब्वियस ही बात है, इसका भी एक कोड है अपना, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। अब हम जाते हैं ये रहा लॉस के पास। अब इसका स्निपेट उठाते हैं, ये है हमारा लॉग लॉस। आगे मूव करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आ गया हमारा लॉग लॉस। यहाँ पे क्या किया हमने, अरे ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा लॉस का फंक्शन है। हमने सारी की सारी क्लासेस ले ली, क्लासेस यानी कि 1 2 सॉरी 0 1 2, ये 3 क्लासेस थी, येलो ब्लू और रेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सबका लॉग लॉस निकाला। लॉग लॉस कैसे निकाला है हमने, लॉग और पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आई, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी क्लास की, मान लीजिए यहाँ पे क्लास है 2 और हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी की भी बात करते हैं, कहाँ से आया ये, कुछ इस तरीके से रहेगी। ये 3 डायमेंशनल रहेगा, वो सॉरी 2 डायमेंशनल रहेगा, 0.3 0.4 ऐसे करके सो ऑन। ये क्लास 0 के लिए, क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, ऐसे 0.1 0.6 एंड सो ऑन, 0.6 0 0.3 एंड सो ऐसे करके तीनों क्लास के लिए। और ये y हमें बताएगा कि कौन सी क्लास पे एक्चुअली बिलोंग कर रहा है, तो उसमें से हम उस पर्टिकुलर क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
मान लीजिए अगर ये y कह रहा है कि क्लास है 1, तो उस 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि क्या प्रेडिक्ट हुआ है हमारी प्रोबेबिलिटीज में, तो हम यहाँ से 1 निकाल लेंगे, क्लास 1 में से निकालेंगे। और अगर यहीं पे 2 होता तो हम ये निकालते 0.3, और ये आइटरेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, एंड तक, एंड सो ऑन, यानी कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स तक। तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ओवरऑल लॉस निकाला, सारा लॉग ले लिया, सबका लॉग लेके एक लॉग लॉस निकाला, और उसके बाद उसका एवरेज कर दिया जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थे हमारे, ठीक है, जितना भी हमारे पास डेटा था, और फिर उसके बाद लॉस रिटर्न कर दिया। अब आगे मूव करते हैं। लॉस एक चीज़ और दिखा दूं कि लॉस हमने कहाँ रिटर्न किया है, वापसी, ताकि ध्यान से निकल गया हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आइट्रेशन और लॉस आपको दिख रहा है, वहीं हमने हर आइट्रेशन का एक अपना लॉस आया है और वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। और लॉस ये कैसे निकाला है ये मैंने बता ही दिया आपको। लॉस आया, फिर रेगुलराइजेशन का लॉस लिया, W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर जितना भी था, और उसके बाद दोनों का सम करके टोटल लॉस आ गया हमारे पास। अब लॉस से हमें क्या करना होता है, लॉस से हमें करेक्ट करनी होती है W1 और W2 की वैल्यूज, तब उसकी तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे जो हमारा गोल आएगा मेन, वो आएगा बैक प्रोपोगेशन। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और डिटेल में जाएंगी, अभी तक तो जो चल रहा था काफ़ी इजी था। एक चीज़ और देख लें, ये प्रोबेबिलिटीज जो हमने निकाली है यहाँ पे, A1 A2 आया, फिर उसके बाद हमने I1, हाँ हमने यहाँ पे A2 को एज अ प्रोबेबिलिटी पास ऑन किया, यस, और यहाँ पे Y दिया है जो एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं बैक प्रोपोगेशन की तरफ। ये वन सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि यही हमारा लर्निंग कर रहा है, यहीं से चीज़ें सीख रहा है, हमारा जो कोड है, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, वो यहीं से चीज़ें सीख रहा है। अब काफ़ी कुछ कवर कर लिया, बैक प्रोपोगेशन तक आ गए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो काफ़ी बड़ी बात है, इसका मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हैं, और ज़रूरी भी है वो होना। मैं कायदे से ये टाइप भी करके आपको दिखा सकता था कि हाँ एक वीडियो बना दी, न्यूरल नेट सिखा दिया, टाइप कर दिया, अब बना लो, प्रोजेक्ट में डाल दो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें 1 to 1 पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो टाइपिंग वाला जो पार्ट है वो स्किप करके मैंने समझाना बेटर समझा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ग्रेडियंट्स। इसके लिए आपको सारी इक्वेशंस पहले से ही प्रीडिफाइंड याद होनी चाहिए, जो हम बात कर चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर्स की सीरीज थी, ये 3rd लेक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास dz2 आया, dz2 लिया हमने, उसे A2 के इक्वल रख दी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज आई थी एक्चुअल में। फिर उसके बाद इसे हमने -1 करा हर किसी। ये क्या था, ये हमारा इंडिकेटर फंक्शन था। इंडिकेटर फंक्शन क्या कहता है, हमारी जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज आई हैं -i, यानी कि A2 हमने क्या करा, dz2 को A2 के ऊपर रख दिया, और जहां जहां वैल्यूज हमने सही प्रेडिक्ट करी है वहां वहां से इंडिकेटर फंक्शन से माइनस। ये है हमारा इंडिकेटर फंक्शन की एक्चुअल क्लासेस क्या है, और ये जो हमने प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करी हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे आता है। सॉफ्टमैक्स का जब डेरिवेशन करते हैं तो ये वैल्यूज आती है हमारे पास, तो ये p-i हमारे पास आता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। हमने देखा कि एक्चुअल क्लास से प्रोबेबिलिटीज मैच कर रही हैं, नहीं कर रही, और कितना डिफर कर रही है, तो p-i वो दे देता है। हमारे पास dz2 आ गया है, हमारे पास dz2 आया, फिर उसे हमने एवरेज निकाल लिया उसका, dz2 यानी कि अपॉन dj, ये चीज़ ये हमने यहाँ पे निकाल ली है। फिर उसे उसका एवरेजिंग कर ली, क्योंकि हमें ओवरऑल एक एरर चाहिए, फिर हम उसे यूज करके W की वैल्यू चेंज करेंगे। एक चीज थोड़ी सी और है, मैं बताना चाहूंगा, जरा सा वो मिस आउट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे इस कोड में मैंने W1 और W2 को रैंडम लिया है, मतलब W2 W1 B1 B2 इतने भी B1 B2 तो मैंने जीरोस ले लिए, W1 और W2 अपने रैंडमाइज करे। इसके ऊपर एक सेल्फ डेडिकेटेड अपने आप में एक लेक्चर होगा कि ये रैंडमाइज क्यों करा है और डायरेक्ट क्यों नहीं ले लिए। लेकिन आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा कि आप ये पता करें कि ये रैंडमाइज क्यों करते हैं W1 W2 उसको, सबके लिए सेम वैल्यू क्यों नहीं लेते। तो वापसी आते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे dz2 आ गया, एक ओवरऑल dz2 विद एवरेज आ गया है, ठीक है। लेकिन हमारा गोल क्या था, हमारा गोल ये है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, खैर हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। हमारा गोल क्या था
कि हम एरर निकालें W2 के रिस्पेक्ट में कि W के चेंज होने से कितना एरर चेंज हो रहा है। तो वो कैसे निकलता है, वो इक्वेशन हम बात कर चुके हैं। जो हमारा W2 आता है यानी कि ये dJ/dW, उसकी वैल्यू हमारी आती है कुछ इस तरीके से, A1 डॉट Z2। ये हम एरर आर्किटेक्चर में जब बात कर रहे थे तब मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, ये सब बात हो चुकी है बहुत पहले। अगर उसमें जाने लगे तो फंस जाएंगे बहुत बुरा। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या किया, A1 ट्रांसपोज डॉट जितने भी हमारे पास Z2s आए, जितने भी आए, ठीक है, हमने सबका एवरेजिंग करी थी, हर एक का एवरेज निकाला था और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास dW2 आ गया है। फिर उसके बाद dB2 आ गया, यानी कि B के रिस्पेक्ट में DJ कितना चेंज हो रहा है। तो बीज भी लेने, बायसेस भी चेंज करने होंगे, तो बायसेस भी चेंज कर दिए। तो ये हमारा हो गया आउटर लेयर, जो सेकेंड लेयर है हमारी। चल सेकेंड लेयर के तो W2 और B2 का जुगाड़ हो गया है। अब मूव करते हैं इनर लेयर्स के पीछे, जो कि एक्चुअल चैलेंज है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, DA1। DA1 कैसे निकाला हमने, डॉट प्रोडक्ट करा हमने DZ2 डॉट W2। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये DA1 वगैरह कैसे आता है। तो DA1 की जो वैल्यू आती है हमारी, यानी कि J के रिस्पेक्ट में DA1 कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन आती है कुछ ही, ठीक है। DA1 आ गया। अब DA1 से कैसे आगे मूव करा जाए, ये तो स्ट्रेट आउट कोड है, डिटेल में बात हो चुकी है, मैं बार बार रिपीट भी नहीं करना चाह रहा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर चीज़ें समझनी है तो उस प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी मैथमेटिक्स से आप लिटरली ब्रेन को डिकोड कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उतनी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज़ करी, DA1 स्मॉलर देन 0 इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है, जब हम बात कर रहे थे, जब हम इसके कोड की बात, वो क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे इसके बिहाइंड, तो हमने कहा था कि या तो 1 या फिर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जब रेलू फंक्शन में या तो स्लोप 0 होता है या 1 होता है, और जहाँ जहाँ निगेटिव वैल्यूज प्रेडिक्ट होती हैं वहाँ वहाँ इसका स्लोप जो होता है वो 0 हो जाता है। स्लोप ऑफ रेलू जहाँ पे वैल्यू 0 या 0 से छोटी होती है, वहाँ पे जो रेलू फंक्शन है वो हमारा 0 हो जाता है। और अगर उससे बड़ी है तो उसका ही स्लोप जो है हमारा रेलू का, जो डिफ्रेंशिएशन होता है रेलू का, वो 1 आ जाता है। तो 1 या फिर 0, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, स्लोप 1 है, नहीं तो 0 है, ठीक। और हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं A1 की वैल्यूज के साथ। तो जहाँ जहाँ A1 हमारा 0 था या 0 से छोटा था, हमने उसे 0 कर दिया, जहाँ जहाँ बड़ा था हमने A1 की वैल्यू एज इट इज रखी। तो कुछ इसमें नई बात नहीं है। रेलू फॉर नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी के बारे में बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल लेक्चर था कि लीनियरिटी क्यों रखनी चाहिए, नॉन लीनियरिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। अब ये सब हमारा आ गया। अब आते हैं इस पार्ट में, ये क्या कह रहा है, अब हमें निकालना है फाइनली DW1। DW1 का इक्वेशन क्या रहती है, x यानी कि जो भी इनपुट डला है इनटू DZ1, ठीक है। DZ1 कैसे निकलता है, DZ1 की हम बात कर चुके हैं, वो होता है DA1 सॉरी A1 इंटू 0 और 1। हाँ DA1, यस, यहाँ पर DA1 होता है इंटू 0 और 1। वो हमने यहाँ पे इस स्निपेट में कर लिया था, इस कोड स्निपेट में। वो चीज़ हमने फिर यहाँ डाली और जितने भी हमारे इनपुट्स थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ हमने B1 के लिए करी, उसमें बस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसमें डायरेक्ट DZ1 लेने, ठीक है। सिर्फ बताने का काम था, पीछे की चीज़ अगर क्लियर है तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉर द सेक हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया जितने भी एरर्स आए हमारे, ठीक है भाई, इतना इतना एरर आया है। अब इसमें लगाएंगे ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट कैसे, जो एक्चुअल W1 थे, W न्यू जो चेंज करने हैं हमें वेट्स, उसकी वैल्यू कैसे है, W1 माइनस कुछ लर्निंग रेट इंटू DW1, या फिर इसे कह सकते हैं D एरर जो भी हमारा आया है उसे माइनस कर लिया। वेट्स डिक्रीज होने होंगे, इंक्रीज होने होंगे, वो ये टेक केयर कर लेगा, ठीक है।
तो हमने वही चीज़ यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे रिटर्न करी है। अब रिटर्न करने के बाद हमने इसका किया क्या है, रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने वही चीज़ करी है। माइनस होना तो माइनस हो जाएगा, प्लस होना प्लस हो जाएगा। लर्निंग रेट आई, लर्निंग रेट क्या थी, वही ईटा हमारा, ईटा से मल्टीप्लाई करा और ऐड माइनस कर दिया। फिर उसके बाद अब फाइनली आता है हमारा प्रेडिक्शन का काम। प्रेडिक्शन में A1 निकाला, फिर Z2 निकाला, Z2 से फिर हमने फाइनल जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वाई हैट वो प्रेडिक्ट करी है। और फिर वाई हैट का क्या करा, सबसे पहले तो हमने क्लास बुलाई, सारा काम करा, फिर वाई हैट जो हमारा रिटर्न हुआ प्रेडिक्ट क्लास, उसको हमने आगे यूज करा है प्रेडिक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि आइट्रेशन लॉस का कैसे रहा था, जो हमने यहाँ पे की कोड लिखा था आइट्रेशन वाला, मैं बोल रहा था आपको दिखाऊंगा। तो हमने हर 1000 आइट्रेशन पे लॉस निकाला। आप देख रहे हैं कैसे धीरे 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 करके लॉस कम हो रहा है। पहले कितना था, 1 था, फिर 0.16, ठीक है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बढ़ा, लेकिन फिर दोबारा कन्वर्ज हो गया। तो ये हमारा सिस्टम रहता है। आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन देखनी है कि किस पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा ओवरफिट वगैरह हो गया होगा, तो ये अभी कंसिडर नहीं, यहाँ पे अभी हमें ये देखना है कि लॉस किस आइट्रेशन पे अच्छा आ रहा है, उतनी आप आइट्रेशन रखिए और साफ अपना कोड रन करिए। मैंने बस ये फॉर द सेक ऑफ पर्पस दिखाने के लिए कि क्या क्या काम हो रहा है वो कर दिया है। अब हमारे पास प्रेडिक्शन आ गई, अब हम उन्हें करेंगे प्लॉट। ये सिंपल एक मैश ग्रिड का कोड लिखा है, ये चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैश ग्रिड करके कहिए कि ये कोड है, मेरे ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स लेके एक मैश ग्रिड प्रिंट कर दो प्रेडिक्शन ऑफ क्लास के लिए, तो कर देगा। और वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लियर हमें दिखाई दे रहा है जो क्लासिफिकेशन, यानी कि इस एरिया में अगर हमारा कोई भी पॉइंट आता है तो पर्पल है, इस एरिया में आता है तो ब्लू है, इस एरिया में आता है येलो। आप देख सकते हैं न्यूरल नेट ने कितने अच्छे से तीनों क्लासेस को प्रेडिक्शन किया है। फाइनली हमने इतना लंबा चौड़ा 7-8 लेक्चर देखने के बाद हमने फाइनली एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया और आप उसकी देख रहे हैं प्रेडिक्शन कितनी अच्छी है। तो इतना ही था, आपने खुद से एक न्यूरल नेट बना लिया है। इसके कोड की सबकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा और खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा। एक असाइनमेंट आपके लिए रहेगा, अभी 2 लेयर की बात करिए, आप कोशिश करिएगा कि ये n लेयर्स के लिए आप इस कोड को लिख पाएँ, कि मैं चूज कर लूँ कि कितने मुझे लेयर्स डालने हैं। बहुत कुछ छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो मैंने डिस्कस नहीं करी, जो कि ऑब्वियस हैं कोड पर्पज से, कि क्या इनपुट कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। बेसिक जो था, जो जरूरी था वो मैंने बता दिया है, लेकिन कोड को देख के आपको खुद को भी समझ होनी चाहिए कि क्या क्या इनपुट्स कैसे कैसे मैंने डाले हैं, क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करी हैं। क्योंकि अगर आपको इतना ही क्लियर नहीं है तो दिक्कत है, आपको पाइथन फिर से करनी चाहिए। एनीवेज फिलहाल इतना ही, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने खुद से एक न्यूरल नेट कोड कर लिया है।